नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आई क्यों। आज हम 29 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है। हमारे ऑप्शन है मैक लेनिंग, क्लेयर कॉनोर, मिताली राज, अलीसा पेरी। इसका सही आंसर है क्लेयर कॉनोर। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कॉनोर मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। पहले गैर ब्रिटिश एमसीसी अध्यक्ष कुमार संकारा ने कॉनोर को इस पद के लिए नॉमिनेट किया है। कॉनोर वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट के प्रमुख पद पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने 1995 में 19 साल की उम्र में इंग्लैंड के लिए अपना पहला मैच खेला था और वर्ष 2000 में नेशनल से लगभग 6 साल पहले अपने देश की कप्तानी की थी। आमतौर पर एमसीसी के अध्यक्ष अपने पद पर 1 वर्ष तक बने रहते हैं, लेकिन संकारा के कार्यकाल को कोरोना वायरस महामारी के चलते 12 महीनों के लिए आगे बढ़ाया गया है। वर्ष 1998 तक एमसीसी, जिसके पास लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का स्वामित्व है, इसने महिलाओं को सदस्य बनने की अनुमति देने के लिए मतदान नहीं किया था। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में की गई। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया। हमारे ऑप्शन है चीन को, अफगानिस्तान को, दक्षिण कोरिया को, पाकिस्तान को। इसका सही आंसर है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को देश में आतंकवादी वित्तपोषण के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए दुनिया भर में आतंकवादी वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाले वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की तीसरी और अंतिम बैठक में लिया गया है। यह बैठक चीन के जियांग लियू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। FATF ने पाकिस्तान के निर्धारित समय सीमा में अपनी 27 सूत्रीय कार्य योजना को पूरा करने की विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी, जिसके कारण उसे सितंबर 2019 में सूची में विस्तार किया गया था। FATF ने वर्ष 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला था और इससे पहले ही यह निगरानी कार्यबल इस्लामाबाद को पिछले साल अक्टूबर में हुई एक सभा के दौरान फरवरी 2020 तक विस्तार दे चुका है। क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना 1989 में इसके सदस्य न्यायालयों के मंत्रियों द्वारा की गई थी। FATF का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी और विनियामक के मानकों को निर्धारित करना और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसलिए FATF एक नीति निर्माण निकाय के तौर पर कार्य करता है, जो इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए काम करता है। FATF अपने सदस्यों की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों और काउंटर उपायों की समीक्षा और आवश्यक उपायों को लागू करने की प्रगति पर निगरानी करता है। साथ ही विश्व स्तर पर किए जा रहे उपयुक्त उपायों को अपनाने और लागू करने को बढ़ावा देता है। FATF अन्य अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग होने से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों की पहचान करने का काम करता है। FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना 1989 जुलाई में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। हमारे लखनऊ हवाई अड्डे को, कानपुर हवाई अड्डे को, ग्रेटर नोएडा हवाई अड्डे को, कुशीनगर हवाई अड्डे को। इसका सही आंसर है कुशीनगर हवाई अड्डे को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सुलभ स्थान होगा,
यहाँ 3 किलोमीटर लंबा रनवे स्ट्रिप पहले ही बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ एक विशाल एयरबेस विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। कुशीनगर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर और टोंडा जिलों में 2 पुलों क्रमशः देविका और पुनेजा का उद्घाटन किसने किया? हम उसने उद्धव ठाकरे ने, जितेंद्र सिंह ने, योगी आदित्यनाथ ने, अरविंद केजरीवाल ने। इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह ने। इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और टोंडा जिलों में 2 पुलों क्रमशः देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया है। उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को सीमा सड़क संगठन ने 15 महीनों में बनाकर तैयार किया है, जबकि सीमा सड़क संगठन द्वारा पुनेजा पुल का निर्माण भी 36 महीनों में किया गया है। 10 मीटर लंबे देविका ब्रिज के निर्माण से क्षेत्र के यातायात संबंधी समस्या का समाधान होने के साथ साथ इससे सेना के काफिलों और वाहनों की सुगम आवाजाही में भी सहायता मिलेगी। जबकि 50 मीटर लंबा पुंजा पुल रक्षा के दृष्टिकोण से रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बेसोली वानी बदेरवा मार्ग जम्मू और उधमपुर से गुजरे बिना पठानकोट से टोंडा किश्तवाड़ बदेरवा कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला एक अहम संपर्क मार्ग है। टोंडा देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां एक नहीं बल्कि 3 बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? हमारा प्रश्न है 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को, 27 जून को। इसका सही आंसर है 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए बनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से बनाया जाता है, ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 57/277 प्रस्ताव पारित करके प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कौन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? हमारे प्रश्न अमित शाह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, नितिन गडकरी ने। इसका सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है, जिसमें कौन फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बरादरी को भारत में फिल्म की शूटिंग करने और विश्व बाजार में इसकी बिक्री करने के लिए आमंत्रित किया है। इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनके नाम हैं माई घाट क्राइम नंबर 103/200 ये मराठी फिल्म है और एलोरो ये गुजराती फिल्म है। कौंस में यह पवेलियन फिल्म निर्माताओं, अन्य मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के हितधारकों के बीच कारोबारी बैठकें और आपस में संवाद करने की सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें भारतीय सिनेमा के रंग, स्वाद और सुगंध का अनुभव करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने के अवसर तलाशने और अतुल्य भारत के भीतर शूटिंग करने में सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉलीवुड प्रोड्यूसर और समाजसेवी स्टीव विंग का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारे 55 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, 78 वर्ष। इसका सही आंसर है 55 वर्ष। फिल्म निर्माता और समाजसेवी स्टीव विंग का निधन 55 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने गेट कैरेक्टर और एवरी ब्रेथ जैसी फिल्में बनाने के साथ साथ कंगारू जैक फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। स्टीव विंग ने 2004 की फिल्म द पोलर एक्सप्रेस को $100 मिलियन की लागत से तैयार किया, जो प्रोडक्शन लागत का लगभग आधा हिस्सा था।
साथ इन्होंने सांग्री ला एंटरटेनमेंट की स्थापना भी की थी। इसके अलावा उन्होंने 2008 में मार्टिन स्कोर्सर्स की डॉक्यूमेंट्री साइन ए लाइट भी बनाई थी, जो कि पौराणिक रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स के से संबंधित थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया? हमारे प्रश्न है, मार्टिन गुप्टिल ने, रोस टेलर ने, अर्चेल प्रीट्स ने, केन विलियमसन ने। इसका सही आंसर है अर्चेल प्रीट्स ने। न्यूजीलैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज अर्चेल प्रीट्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। वह 87 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 75 T20 मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13 वर्षों का लंबा करियर रहा। संन्यास के बाद उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में खेलने के लिए क्रिकेट तस्मानिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। वे वर्ष 2020-21 सीजन में तस्मानिया टाइगर्स का प्रतिनिधित्व करेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया गया है? हमारे प्रश्न प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा, स्मृति ईरानी द्वारा, मनसुख मंडाविया द्वारा। इसका सही आंसर है मनसुख मंडाविया द्वारा। जाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है। इस एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा किया गया है। इस अनूठी प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है, जो एक नई शुरुआत है। यह नया आदर्श है जिसमें वर्चुअल रूप में कारोबार होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया अब आगे की दिशा में बढ़ रहा है। सरकार देश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहिए में एक चक्कर के रूप में कार्य करेगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को, 27 जून को। इसका सही आंसर है 23 जून को। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस बनाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 बनाया गया। इसके लिए ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीटों को द्वारा एक नया होम वर्कआउट वीडियो बना जा रहा है। ओलंपिक दिवस के बारे में, ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को बनाया गया था। पिछले 20 वर्षों से ओलंपिक दिवस को पूरी दुनिया में ओलंपिक डे रन के साथ जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक चार्टर के 1978 संस्करण के दौरान ओलंपिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को एक ओलंपिक दिवस आयोजित करने की सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स LCHG के लिए पेटेंट मिला है? हमारा प्रश्न DRDA को, इसरो को, WHO को, वर्ल्ड बैंक को। इसका सही आंसर है इसरो को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट मिल गया है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स एक आरामदायक तापमान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पसीने को हटाने वाले बायोकैपेटिबल कपड़ों और घटकों से बना है। इसका उपयोग अंतरिक्ष सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों के गर्म और ठंडे वातावरण से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत शीतलन और ताप प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। इसरो के निदेशक हैं के शिवन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 1969 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 74 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष।
इसका सही आंसर है 74 वर्ष। कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल स्टार खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन 74 वर्ष की आयु में हो गया। वह लोकप्रिय बिग गर्ल्स बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। रघुनाथ साल 1958 में बास्केटबॉल से जुड़े थे। उन्होंने 25 साल तक एशियन पेंट्स के में काम किया और फिर बिग गर्ल्स बीसी का सफलता में योगदान दिया। उन्होंने श्रीलंकाई में भारतीय ऑल स्टार टीम का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें लोकप्रिय रूप से पबजी कहा जाता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कर स्टडी आई को लाइक करें, सपोर्ट्स करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।